सो गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सलाम। कैसे हैं आप लोग? तो आज पुनः हिंदू लॉ के इस लाइव क्लास में इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिवार के पेज पर मैं डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और आप सबके विश्वविद्यालय का पूरा छात्र आप सबका यहाँ स्वागत करता हूँ। माफ़ कीजिएगा, थोड़ी देरी हो गई, कनेक्शंस के कुछ प्रॉब्लम थे। तो गुड इवनिंग दिव्यांशी जी, गुड इवनिंग। और जो भी साथी यहाँ मैं जिनको देख पा रहा हूँ, स्वाति गुप्ता जी, संजय त्रिपाठी जी, जमशेद रजा जी। तो चलिए, आप सब लोग यहाँ पे हैं, हम अपना क्लास शुरू करते हैं। मैं टॉपिक पे वापस आऊँ तो उसके पहले अगर आपका अब तक के क्लास में कोई सवाल हो तो मैं उसको ले लूँ, या कोई चीज़ आपको समझने में रह गई हो तो मैं उस चीज़ को रिपीट कर दूँ, और नहीं तो जहाँ पे मैंने प्रीवियस क्लास छोड़ा था, पिछला क्लास छोड़ा था, वहाँ से हम आगे बढ़ लें। गुड इवनिंग लिमड़ा जी, गुड इवनिंग अमरिंदर सिंह जी। आप लोगों तक अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो उसका भी आप मुझे ओके दें। आर यू रेडी टू स्टार्ट दी क्लास? चैट बॉक्स में रेडी टाइप कर दें। अगर सारा कुछ आवाज़, वीडियो, ऑडियो सब कुछ ठीक है और आपका कोई सवाल नहीं है और आप रेडी हैं तो चैट बॉक्स में रेडी टाइप करें, ताकि आज की इस क्लास का शुभारंभ हो सके, आगाज़ हो सके। कुमार दीपक कुमार जी, गुड इवनिंग। बहुत दिन के बाद दिखे हो भाई दीपक, कहाँ थे? अनु यादव जी, गुड इवनिंग। रेडी, ठीक है, थैंक यू अनु। सो लेट्स स्टार्ट। हमने रिलीजियस कन्वर्जन का मैरिज और डाइवोर्स पे क्या इम्पैक्ट है वो हम डिस्कस कर रहे हैं अंदर हिंदू लॉ, जिसमें जो हमारा पिछले 2-3 बारों से टॉपिक चल रहा है वह है लव जिहाद। लव जिहाद बड़े चर्चे में है, न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि कई राज्यों में। आपकी बहुत तरह की भ्रांतियां लव जिहाद को लेकर के अवश्य दूर हुई होंगी। आपने देखा होगा कि भले उत्तर प्रदेश लव जिहाद का हमें केंद्र लगता है, लेकिन ऐसा नहीं रहा है। दूसरे राज्य भी इसमें हमसे पहले या उत्तर प्रदेश से पहले ये कानून लेकर के आए। और कानून क्यों लाया गया, किस तरह से लाया गया, कानून क्या है, उसके सैलेंट फीचर्स क्या हैं, अन्य राज्यों से उत्तर प्रदेश का कानून कैसे भिन्न है, इत्यादि बातों पे बड़ी लंबी चर्चा हुई यहाँ आपके बीच। रहस्य अभी भी बरकरार है कि आखिर इस टफ लॉ को कैसे तोड़ा जा सकता है या कैसे तोड़ा जा रहा है, और इसमें अरविंद केजरीवाल और योगी जी का क्या लेना देना है। आपने क्यों ऐसा पोस्टर बनाया है जहां दोनों को आमने सामने खड़ा कर दिया है? तो तय मानिए, आज का वादा है, आज इस रहस्य से पर्दा उठा दिया जाएगा। तो आइए हम देखते हैं। आपने यह भी देखा कि इस लॉ पे 2 तरह के व्यू हैं। एक उन सरकारों का व्यू है, मत है, जो ये कानून लेकर के आए हैं, जो ये कहते हैं कि शादी के माध्यम से या शादी को माध्यम बना करके धर्म परिवर्तन की इजाज़त नहीं दी जा सकती। हम शादी के खिलाफ नहीं हैं, हम धर्म परिवर्तन के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम इस तरह की शादी और इस तरह के धर्म परिवर्तन के खिलाफ ज़रूर हैं जिसका उद्देश्य शादी, प्रेम, संबंध नहीं है। और हम उस तरह के भी धर्म परिवर्तन के खिलाफ हैं जिसका उद्देश्य धर्म में आस्था या विश्वास का उत्पन्न हो जाना नहीं है, बल्कि महज शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन किया जाना है। और इस बात को रोकने के लिए उन्होंने अपने अपने हिसाब से कानून बनाए हैं, अपने अपने सेलिएंट फीचर्स उन्होंने डाले हैं। इसमें नोटिस का प्रावधान सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा अहम है। हमने उसके बारे में एक दिल्ली का केस भी डिस्कस किया। और जो दूसरा पक्ष है उसका तर्क है कि नहीं, संविधान हमें हमारे मर्जी से पार्टनर चुनने की इजाज़त देता है और संविधान हमें अपनी मर्जी से
धर्म परिवर्तन की भी इजाज़त देता है तो यह कानून संविधान का उल्लंघन है। इस तरह के दो मत चल रहे हैं। जहां से उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मेरे मुंह पे अभी भी विश्वविद्यालय ही रहता है, क्या करूं, वहां से निकल ही नहीं पाया हूं अभी तक। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय का एक फैसला उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को आधार दिया, मूल आधार बना जिस पे यह कानून लाया गया। लेकिन आपने देखा कि किस तरह से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने उस फैसले को एक दूसरे केस में उलट दिया। तो ये दो तरह के व्यूज हैं। आज हमको जो इसको देखना है लास्ट, वो ये देखना है कि संवैधानिक रूप से यह कानून कहाँ ठहरता है, कहाँ खड़ा होता है और उसकी क्या स्थिति है। दैट इज द टॉपिक वी आर गोइंग टू टेक इन दिस क्लास। ठीक है, और उसके बाद आपके वो दो सवालों का जवाब भी मैं आज के क्लास में दूंगा कि योगी जी और केजरीवाल जी यहाँ क्यों आमने सामने हैं और आखिर इस कानून का तोड़ क्या है। अगर आप वकालत कर रहे हैं तो आप इसको कैसे तोड़ेंगे। तोड़ना कानून अच्छी बात नहीं है, लेकिन अब हमारे पास केस आया है तो हम कैसे उसका निदान निकाल सकते हैं। तो जैसा कि आपको मैंने पिछली बार आर्टिकल 25 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के पूरा सुनाया था और मैं उसमें नहीं जाऊंगा, मैं उससे आगे बढ़ता हूं। और मैंने आपको बताया कि किस तरह से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में इंटरवीन किया और जो कपुल था उसको उन्होंने पुलिस सुरक्षा देने की भी बात की और पुलिस को चेतावनी भी दी कि इस तरह से वो दूसरों किसी की पीसफुल ज़िंदगी में, शांतिमय ज़िंदगी में हस्तक्षेप ना करें। अब आइए हम कॉन्स्टिट्यूशन एंड दिस लव जिहाद लॉ ये कहाँ पे खड़ा है। तो इसके बारे में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है वो इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज करते हुए फाइल है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जहाँ पे सरकार से जवाब मांगा गया है। एक PIL सुप्रीम कोर्ट में भी फाइल है जहां पे सरकार से उसका पक्ष जानने की बात सुप्रीम कोर्ट ने की है। सुप्रीम कोर्ट के उस PIL ने एक हलफनामे के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार ने यह बताने की कोशिश की है कि यह कानून समाज, मैंने पिछली बार डिस्कस किया था कि उत्तर प्रदेश सरकार का यह तर्क है या आधार है जो इसने इस PIL में लिया है कि सामुदायिक इंटरेस्ट जो है, समूह का जो इंटरेस्ट है या जो लाभ है या जो समूह का कि समूह और व्यक्ति के बीच में अगर तुलना होगी तो सामूहिक स्वतंत्रता को मद्देनजर दी जाएगी। सामूहिक कानून और व्यवस्था और शांति के मसले, सौहार्द ज़्यादा महत्वपूर्ण है बजाय कि व्यक्ति की इंडिविजुअल लिबर्टी, व्यक्ति की स्वतंत्रता। ये उत्तर प्रदेश सरकार का तर्क है इस PIL में। संविधान जबकि इंडिविजुअल लिबर्टी की बात करता है आर्टिकल 25 में, तो ये है आपके उत्तर प्रदेश सरकार का तर्क। सुप्रीम कोर्ट को इस पे फैसला देना है। चलिए हम देखते हैं ये फैसला क्या होता है। जो उत्तर प्रदेश सरकार का तर्क है मैं पढ़ देता हूँ। कम्युनिटी इंटरेस्ट is over and above the individual right to choose a life partner and the foremost duty of a secular state। धर्मनिरपेक्ष राज्य की यह दायित्व है कि वो अपने सिटीजन की अनलॉफुल कन्वर्जन से रक्षा करे, गैर कानूनी धर्म परिवर्तन से रक्षा करे। यह उत्तर प्रदेश सरकार का कानून है। इसी साल 6 जनवरी 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को स्वीकार कर लिया है और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सरकार दोनों से जवाब तलब किया है। यह पिटीशन एक साथी अधिवक्ता और एक NGO के माध्यम से यहाँ पे फाइल हुआ है, जहाँ पे यह डिमांड किया गया है कि जो लव जिहाद के अनलॉफुल सेक्शंस आपने लाए हैं, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता पे कुठाराघात है, प्रघात है, उसको रोका जाए, उसको वापस किया जाए। और ऐसा कहा गया है कि इस तरह के कानून
हमें इमरजेंसी के दिनों की याद दिलाते हैं, और यह जो है हमारे स्वतंत्रता पे हमला है, और यह कानून महज कुछ एक समुदाय विशेष को परेशान करने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए, सजा देने के लिए लाया गया है। और पुलिस की बर्बरता इस कानून के आलोक में या इस कानून का सहारा लेकर के काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर पिटीशन में आर्टिकल 32 में ये पिटीशन फाइल किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 32 में ये पिटीशन लाई नहीं करता है, इसलिए बेहतर है कि आप इलाहाबाद हाई कोर्ट जाएं और उत्तराखंड हाई कोर्ट जाएं और वहाँ ही अपना यह ऑब्जेक्शन जो है या आपको जो बात कहनी है वो बात आप वहाँ पे जा कर के कहें। और कोर्ट ने तत्काल, सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरह का रोक लगाने से इस कानून में इनकार कर दिया और यह कहा कि आपको ड्यू जुडिशियल प्रोसेस फॉलो करना चाहिए। आर्टिकल 32 में आप सीधे जब सुप्रीम कोर्ट आते हैं तो आप इसी तरह के फैसले की उम्मीद रखें। और उसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक प्ली को इसी आधार पर रिजेक्ट भी किया था एडमिट करने से। और हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार भी इसके विपरीत यहाँ सुप्रीम कोर्ट आई थी और उसने एक प्ली दिया था कि भाई जितने भी मुकदमे चल रहे हैं, जहाँ जहाँ भी लव जिहाद चैलेंज है, चाहे वो इलाहाबाद में है, चाहे उत्तराखंड में है, चाहे कहीं भी है, वो सारा के सारा पिटीशन एक जगह सुप्रीम कोर्ट में सुन लिया जाए और उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के इस आवेदन को भी खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि इट इज़ बेटर टू वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द वेरियस हाई कोर्ट्स। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम इंतज़ार करेंगे कि जो राज्यों के हाई कोर्ट्स हैं वह क्या फैसला देते हैं। तो ये है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द लव जिहाद। इस मामले में जो मेरे नोट में यहाँ शामिल नहीं है, ये है कि परसों ही गुजरात हाई कोर्ट के आपके इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो वाइस चांसलर महोदया हैं, उनके हस्बैंड हैं वहाँ पे चीफ जस्टिस, उनकी कोर्ट ने भी लव जिहाद कानून के कुछ सेक्शन पे आपत्ति उठाई है और उन्होंने इंडिविजुअल लिबर्टी और इंडिविजुअल फ्रीडम टू चूज अ पार्टनर ऑफ हीज और हर चॉइस और टू चूज ए रिलीजन ऑफ हीज और हर चॉइस की बात कड़ी है। तो अब देखना है अल्टीमेटली, अभी तो यह राज्यों में कानून लागू है, अभी किसी कोर्ट का फैसला इस कानून को इलीगल कहते हुए नहीं आया है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन जो आपको परीक्षा के हिसाब से तैयारी करनी है वो मैंने आपको बता दी। अब आपको मैं एक समस्या देता हूँ। समस्या ये है कि आप एक वकील हैं और प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं और आपके पास एक इंटरफेथ कपल आता है और कहता है वो दोनों के दोनों कपल उत्तर प्रदेश से है या उत्तराखंड से है। मतलब कहने का मेरा मतलब है कि जहाँ इस राज्य में यह कानून लागू है वो वहाँ से, और वो कहता है कि जी हमें शादी करनी है। आप क्या करें? आप उनकी शादी के लिए कौन सा मशवरा देंगे? आप किस सेक्शन में उनकी शादी कराएंगे? मैं आज का सवाल यहीं तक रखूँगा। मैंने अभी आपको रजिस्ट्रेशन ऑफ द मैरिज नहीं पढ़ाया है तो मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगा। तो मैं मैरिज की हम लोग बात कर चुके हैं, इसलिए मैं मैरिज पे और लगातार मैरिज पे ही बात कर रहे हैं। तो मैं आपसे यह जानना चाहूँगा कि किस कानून के तहत आप उनकी शादी मुकम्मल कराएंगे। चैट बॉक्स में अपना जवाब दें मुझे, ये एक प्रॉब्लम है आपके पास। गुड इवनिंग। सवाल का जवाब सौरभ जी। इंटरफेथ कपल उस राज्य से है जहां लव जिहाद कानून लागू है। वो दोनों प्रेमी प्रेमिका शादी के बंधन में बनना चाहते हैं। मौजूदा हालात में उनकी शादी संभव है
या नहीं? अगर संभव है तो किस कानून के तहत? ये मेरा सवाल है, आप लोग जवाब देंगे या मैं ये रहस्य उद्घाटन ना करूं, आगे बढ़ जाऊं? ठीक है, अच्छा प्रयास है गुंजन जी का। स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत, वेरी राइट, इंटरफेथ मैरिज, एक स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत ही शादी होती है। आपने सही जवाब दिया गुंजन मिश्रा जी, लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि अगर इतना ही आसान सवाल होता तो यह सवाल ही ना होता। मैं जानता हूं आप सब इंटेलिजेंट लोग हैं, आपको पता है इंटरफेथ मैरिज स्पेशल मैरिज एक्ट में होगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? मैंने कहा है वो प्रेमी और प्रेमिका हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट में नोटिस निकलेगा 30 दिन का, जिससे उनके घर वालों को पता लग जाएगा। तो उन्होंने कहा कि वकील साहब, हमारी स्थिति ऐसी नहीं है कि हम नोटिस फेस कर पाएं, हमें तो चट मंगनी और पट ब्याह वाला फॉर्मूला बताइए और फीस मुंह मांगी लीजिए। समझ में आया? वकील साहब को पंडित या मौलाना की भूमिका निभानी है। फीस मुंह मांगी मिलेगी, लेकिन ब्याह चाहिए चट मंगनी और पट ब्याह। स्पेशल मैरिज एक्ट के 30 डेज के नोटिस पीरियड नहीं है मेरे पास। अब ये शादी लखनऊ में होनी है या इलाहाबाद में होनी है या देहरादून में होनी है या शिमला में होनी है, बताइए आप कैसे कराएंगे ये शादी? यही सवाल था ना, यही पोस्टर था ना। आप लोग भाग गए थे कि सर बता नहीं रहे हैं। पिछली क्लास में 12 लोग रह गए थे, आज आए हैं सब, तो मैं पहले ही बता दे रहा हूं। ये है प्रैक्टिकल का टिप, और वैसे थ्योरी में भी इसका महत्व है। तो वकालत ऐसे होती है कोई तौर? स्पेशल मैरिज एक्ट को मैं रिजेक्ट कर रहा हूं। आर्य समाज में गुंजन मिश्रा जी कैसे कीजिएगा? आर्य समाज में शादी हिंदू मैरिज एक्ट के तहत होती है, जहां सेक्शन 5 ये कह रहा है कि दोनों हिंदू होने चाहिए। यहाँ पे इंटरफेथ कपल हैं। और अगर वो धर्म परिवर्तन करते हैं तो लव जिहाद का कानून लागू है। आप कह रहे हैं कि महिला मान लीजिए मुस्लिम है और वो मान जाती है शादी कराने के लिए कि मैं हिंदू धर्म को स्वीकार कर लेती हूँ, तो ठीक है, शादी हो सकती है आर्य समाज पद्धति से। लेकिन अगर धर्म परिवर्तन शादी के लिए हो रहा है तो लव जिहाद के 8 सेक्शन में पुलिस इंक्वायरी, कलेक्टर को इन्फॉर्म करना, जो धर्म परिवर्तन कराएगा उसका विटनेस होना। तो यहाँ जब वो नोटिस बोर्ड पे 30 दिन की जो नोटिस निकलनी है कोर्ट के बाहर, उसके लिए तैयार नहीं है, तो क्या उससे टफ कानून जो लव जिहाद है, जहां धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए बड़े और मेजर्स लाए गए हैं, उसमें आप कैसे शादी कराएंगे? अब जवाब चाहिए या आज भर सोचने का छोड़ दूं? आप लोग मेहनत करोगे और अगली क्लास में इस पे बात करेंगे। आप बताओ, या सीधे कह दो सर हम फीस नहीं लेंगे, हम वकील को कह देंगे, हम गलत सलाह नहीं देंगे, हम कह देंगे यार हम ये शादी नहीं करा सकते, या हम नहीं, क्या कोई नहीं करा सकता, ये शादी होगी ही नहीं, गैर कानूनी है। तुम्हें या तो स्पेशल मैरिज एक्ट में 30 दिन का रिस्क लेना पड़ेगा, और नहीं तो धर्म परिवर्तन करो, फिर उसकी लंबी चौड़ी प्रक्रिया है, उसको पूरा करो। उसमें तो कहीं उत्तर प्रदेश में तो 60 दिन भी है और पोस्ट डिक्लेरेशन भी है। अब बताओ, जवाब इसी क्लास में चाहिए, अभी चाहिए कि कल आप लोग और सोचेंगे इसके ऊपर, अपने बीच में डिस्कशन करेंगे और कल डिस्कस करें? बड़ा जल्दी हार मान गए रजा साहब। चलिए, जमशेद रजा जी की मैं बात मान लेता हूँ, बड़े नियमित विद्यार्थी हैं हमारे, समय से आ जाते हैं, तो फिर ऐसे विद्यार्थियों को ना नहीं कहा जा सकता, उनका दिल नहीं तोड़ा जा सकता है।
ठीक है, लेकिन जो फीस लेना उसमें से मुझे भी देना फिर, रजा साहब, ठीक है। देखिए, मैंने आपसे क्लास में एक सवाल पूछा था कि आप ने देखा कि इंडिया में धार्मिक मान्यता के अनुसार पारसीज के लिए अलग लॉ, क्रिश्चियंस के लिए अलग लॉ, मुस्लिम्स के लिए अलग लॉ है, हिंदू के लिए अलग लॉ। आपने ये तो देख लिया। आपने यह भी देखा कि जब एक व्यक्ति दूसरे धर्म में आता है तो उसके कारण विवाह, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, डाइवोर्स, जुडिशियल सेपरेशन, नहीं, आप मुझे बताएं ऐसा कौन सा जजमेंट है? आप किस एक्ट की बात कर रहे हैं मिश्रा साहब? अपने लव जिहाद की बात आप कर रहे हैं या आप स्पेशल मैरिज एक्ट में नोटिस की बात कर रहे हैं? इस बात को आप स्पष्ट करें। तो मैं यहाँ पे यह कह रहा था कि आपने यह देखा कि किस तरह से धर्म परिवर्तन बदलने से ये सारी चीज़ें किस तरह से बदलती हैं। तो मैंने पिछली एक क्लास में आपसे एक सवाल किया था कि व्हाट अबाउट द चेंज ऑफ डोमिसाइल, क्योंकि अगर आपने हिंदू लॉ की ही बात हम करें तो आपने देखा कि भौगोलिक दृष्टिकोण से भी हिंदू लॉ कैसे भिन्न भिन्न हो जाता है। अगर बनारस में एक कानून लागू है, एक पत्रा लागू है, तो आसाम और बंगाल के लिए दया भागा कानून लागू। तो एक व्यक्ति जो बनारस से उठ करके आसाम चला जाता है तो क्या हिंदू लॉ उसके लिए सेम रहेगा या बदल जाएगा? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने कहा था इस सवाल में प्रैक्टिकल टिप्स भी छिपा है ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। थियोरी के हिसाब से भी ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल यह है, आपने अभी तक पढ़ा कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ रिलीजियस कन्वर्जन ऑन द मैरिज एंड डाइवोर्स। अब मैं कह रहा हूं व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ चेंज ऑफ रेसिडेंस, चेंज ऑफ डोमिसाइल। अब कहेंगे सर ये तो बड़ी अजीब सी बात है, हिंदुस्तान में तो एक ही कानून लागू है, ऐसे थोड़ी है कि बंगाल का आदमी अगर बनारस आ जाएगा तो कानून बदलेगा। ये तो कुछ आप अजीब सी बात कर रहे हैं। मैं नहीं कर रहा है ऐसा, और वो बात मैं अभी प्रमाणित करूंगा। इसलिए आप रितेश जी देखिए कैसे बदलेगा अभी ये। इसलिए ये महत्वपूर्ण सवाल है। आम धारणा यही है कि there is no impact on the personal law if there is a change of domicile। मैं उलट कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं चेंज ऑफ स्टेटस, रेसिडेंशियल स्टेटस होने से भी कानून बदल जाएगा। ठीक है, तो मैं चेंज ऑफ इम्पैक्ट ऑफ चेंज ऑफ डोमिसाइल पे बाद में जाऊंगा। पहले जैसा मेरा वादा है कि आपको पैसे कमाने का मंत्र सिखा दूं, तो मैं क्या करूंगा बतौर वकील। देखिए, मैं यहाँ पे नैतिक और अनैतिक में नहीं जाऊंगा। आई एम ए लॉयर, आई एम सपोज टू फाइंड ए लीगल वे टू सर्व माई क्लाइंट। मेरे क्लाइंट की प्रॉब्लम ये है, इंटरफेथ हैं, न लव जिहाद के तहत शादी करवा सकता हूं मैं, अगर वो धर्म परिवर्तन करने को भी राजी हो जाए। प्रेमी प्रेमिका हैं, घर से भागे हुए हैं, बहुत सीमित समय है, और न ही मैं स्पेशल मैरिज एक्ट का प्रावधान ले सकता हूं। अब आप देखिए, मैं उनसे कहता हूं मैं पैसे लूंगा मुंह मांगे, जैसा कि आपने कहा था, और मैं आपकी शादी चट मंगनी और पट ब्याह कराऊंगा। और कैसे कराऊंगा? मैं कहूंगा आ जाओ दिल्ली, और वहां पे एक किरायानामा बनाओ, और उस किरायानामा के आधार पर
मैं स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत पिटीशन फाइल कर दूंगा दिल्ली की अदालत में। दिल्ली के अदालत के बाहर 30 दिन की नोटिस चिपकेगी, चिपकने दो। 30 दिन खत्म होगा, मैं शादी करा दूंगा। दैट इज अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट। अगर वो कहते हैं जी हम ये भी रिस्क नहीं ले सकते, हमारे पास 30 दिन नहीं है, तो आप लोगों वाला फॉर्मूला, या तो जो मुस्लिम या दूसरे धर्म का व्यक्ति है उसका धर्म परिवर्तन कराऊंगा आर्य समाज में ले जाके, या जो हिंदू है उसका धर्म परिवर्तन करा दूंगा जाके मस्जिद में मौलाना साहब के पास, वो एक धर्म के हो गए, और मैं चट मंगनी और पट ब्याह करा के मैरिज का रजिस्ट्रेशन फाइल कर दूंगा। किसी को कोई आपत्ति? किसी को लग रहा है कि जो मैं गलत कह रहा हूं वो संभव नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, या वो गैर कानूनी? Anybody who doesn't agree with my solution to this problem? ये काम मैं राजस्थान बुला के भी कर सकता हूं, ये काम मैं हरियाणा बुला के भी कर सकता हूं। और बोलिए। ठीक है, मौजम खान साहब मान गए, बिल्कुल दिल्ली में हो जाएगी, राजस्थान में भी हो जाएगी, हरियाणा में भी हो जाएगी। वो वकील इसी बात के पैसे लेता है टू फाइंड सॉल्यूशन। आप सोचना मत बंद कीजिए, वकील का दिमाग वहां से शुरू होना चाहिए जहां बाकियों का दिमाग। हाँ, तो दिल्ली में कानून लागू नहीं है ना दिव्यांशी वर्मा जी, ये स्टेट का कानून है, बार बार यही तो समझा रहा हूं। ये सेंटर का कानून नहीं है, सेंटर हमें इजाजत देता है, इसीलिए मैंने पोस्टर में लगाया था योगी वर्सेस केजरीवाल। अब आपने देखा, योगी कानून बना रहे हैं और केजरीवाल साहब उसको तोड़ रहे हैं, तो दोनों आमने सामने लफ्ज जिहाद के कानून पे। जिसको शादी करनी है वो कर रहा है। इसको कहते हैं ना, जब मियां बीवी राजी तो क्या करे काजी। मियां बीवी के मामले में क्या करेगी सरकार? अगर कानून बनता है तो जो तिक्रमी लोग हैं, जो स्मार्ट लोग हैं, वो कानून का तोड़ भी साथ में पैदा कर ले। तो यह लफ्ज जिहाद का एक तोड़ था। तो आपका सवाल यही था ना, ये दोनों का जवाब मिल गया आपको? अगर मिल जाए तो भाई हाँ लिख दो, क्यों मुझे ज्यादा तुम लोग ब्लड प्रेशर दे रहे हो? ठीक है, यही सवाल था ना कि हाउ टू डिफाई दी हार्ड लॉ ऑफ लव जिहाद, सख्त कानून, कैसे हम उसके चंगुल से बाहर निकल सकते हैं। तो बता दिया तरीका, 1 करोड़ का आंसर दे दिया आपको। और दूसरा था कि इसमें योगी और केजरीवाल का क्या लेना देना है, तो देख लीजिए योगी और केजरीवाल का ये लेना देना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं मौजम खान साहब, इन लोगों ने दिल्ली में की है, तो आपने जवाब क्यों दिया? और यहीं से खान साहब जो कह रहे हैं वही बात है, ये सही है। आप सोचिएगा कि ये मेरे दिमाग का फितूर है, या मैं कोई आपको दिमागी या फिल्मी कहानी सुना रहा हूँ या फिल्मी फॉर्मूला दे रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है। मैंने सिर्फ सवाल को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, चैप्टर को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इस तरह से प्रस्तुत किया है। वास्तविक सच्चाई यही है कि इंटरफेथ कपल बहुत बड़ी संख्या में न सिर्फ उत्तर प्रदेश से भाग के आ रहे हैं, गुजरात से आ रहे हैं, जहाँ जहाँ राज्यों में शक्ति है वो यहाँ दिल्ली आ रहे हैं। झूठ या सच अपना जो भी है, वो अपना आधार कार्ड या रेसिडेंस प्रूफ ये बनवा रहे हैं, बना रहे हैं, और उसके बाद वो इधर अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट वो शादी कर रहे हैं, और नहीं तो वो जो है अंडर आपके धर्म परिवर्तन करके शादी कर रहे हैं। क्योंकि दिल्ली जैसे राज्य में, या फॉर डैट मैटर वो बिहार चले जाएं, अगर वो गोरखपुर के हैं, बिहार से सटा सीमा है, वो भी बिहार चले जाएं,
वहाँ जाके कर लें, कोई नहीं रोक सकता। वो बंगाल चले जाएं, वहाँ जाके कर लें, कोई नहीं रोक सकता। कानूनन गैर कानूनी होते हुए भी ये कानूनन हो जाएगा। तो ये हो रहा है। तो आपके इन दोनों सवाल का मैंने जवाब दे दिया। अब मैं उन केसेस में नहीं जाऊंगा, बिकॉज यहाँ पे आप लोग अवगत हैं, यह शादियाँ हो रही हैं। वैसे मैं 8-10 केस ऐसे घटनाएं का संकलन करके लाया था कि अगर कोई आप में से कहे कि नहीं सर ये कैसे हो रहा है, ये तो आप थ्योरेटिकल बातें कर रहे हैं, ये प्रैक्टिकल में नहीं हो रहा है, ये आपके दिमाग की उपज है। ठीक है, इसका तोड़ नहीं है, आप सही हैं, हमारे पास तर्क नहीं है, हम आपकी बात को काट नहीं सकते सर, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। तो मैं इस बात को प्रूव करने के लिए दिल्ली के कुछ ऐसे केसेस लाया था, ठीक है, कि जहाँ पे लोग गुजरात से आके या मध्य प्रदेश से आके या उत्तर प्रदेश से आके ऐसे इंटरफेथ मैरिज स्पेशल मैरिज एक्ट में हुए या धर्म परिवर्तन करके ये मैरिज हुए, और यहाँ पे सेफली है, कोई भी सरकार इसको रोक नहीं सकती है, ठीक है। और जैसे जैसे ये दूसरे राज्य अपने यहाँ इस कानून को लेकर के सख्ती कर रहे हैं, वैसे वैसे ऐसे प्रेमी युगल उन राज्यों की तरफ रुख कर रहे हैं जहाँ यह कानून लागू नहीं है, और अच्छे भले फीस लेकर के दिल्ली में लॉयर्स लोग उनकी मदद कर रहे हैं, तो ये शादियाँ करा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे राधा दिल्ली में एक एनजीओ है पूरी तरह से, जिस एनजीओ का नाम है धनक। वो एनजीओ ऐसे कपल को पनाह भी देती है, पनाह मतलब रहने की जगह देती है, क्योंकि वो जानती है कि जब आप रातों रात इस तरह से भाग के आप आएंगे तो आपको कोई यहाँ पे आदमी कमरा नहीं देगा, एड्रेस नहीं देगा, बहुत सारी चीज़ें मांगेगा। देखिए, वैसे तो यहाँ किराएदार बनने के लिए भी पुलिस इंक्वायरी की ज़रूरत है दिल्ली में, ये मैं आपको बता दूँ। नोएडा, गाजियाबाद, आपके उत्तर प्रदेश में भी है कि अगर आप अपना मकान किराए पे दे रहे हैं तो उसके पहले आप पुलिस इंक्वायरी कराएंगे, तो वो पुलिस इंक्वायरी होते ही ये कपल परेशानी में आ जाएंगे। तो इनको जो सहारा मिल रहा है, या तो इनका वकील कोई मदद करे स्थानीय, या कोई स्थानीय व्यक्ति मदद करता है, या कोई इनके भाई भतीजे दोस्त होते हैं जहाँ आके ये रुक जाते हैं। किराए पे मकान मिलना इनको मुश्किल होता है, और एक एनजीओ है जो इस बात पे इंटरफेथ मैरिज लोग अपने मर्जी से शादी कर सकें, इस बात को सपोर्ट करती है, और वो ऐसे लोगों को अपने यहाँ जब तक वो सेटल नहीं हो जाते, शादी नहीं हो जाते, उनको रहने की जगह देती है, तमाम तरह की सुरक्षा देती है कि उनके ऊपर किसी पुलिस वाले का जुल्म ना हो, उनके घर परिवारों का जुर्म ना हो, ठीक है। और उसके बाद जब शादी वादी सब कुछ लीगल हो जाता है, तब वो अपने अपने घर चले जाते हैं, ठीक है। ऐसे लोग जो इस बात के समर्थक हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा एक नारा दिया है, और उनका जो स्लोगन है इस एनजीओ का वो ये है कि लव इज़ नॉट क्राइम, प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, ठीक है। और लव अंधा होता है, प्यार अंधा होता है, इसलिए इसमें धर्म, जात, पात, इनसे हमें मतलब नहीं है। अगर हमें वो व्यक्ति पसंद आ गया तो हम कोई क्राइम नहीं कर रहे हैं, हम शादी कर रहे हैं, ठीक है। सो आपको दोनों सवालों का जवाब मिल गया कि केजरीवाल और योगी साहब इस पोस्टर में क्या कर रहे थे, और इसका तोड़ क्या है। अब यहीं पे एक सवाल जो और रह गया, जो मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ चेंज ऑफ डोमिसाइल। तो आपने देखा कि किस तरह से स्टेट बदलते ही कानून बदल गए। तो हम आउटराइट यह नहीं कह सकते कि on account of migration or change of the domicile there will be no impact on the law.
नाउ यू गाइज आर क्लियर? जो आपने कहा था नहीं सर पूरे देश में तो एक ही कानून लागू है, ठीक है? तो डोमिसाइल और इमिग्रेशन के चेंज होने से भी कानून बदल सकते हैं। हमारे शादी, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस लॉ पे इम्पैक्ट आ सकता है, ठीक है? इस सवाल को और थोड़ा खोलते हैं और गंभीरता से लेते हैं, ठीक है? इंडिया के बारे में एक कॉन्सेप्ट है कि इंडिया इज नॉट लेक्स लोसी। ये शब्द सुना है आप लोगों ने? लेक्स लोसी, LEXLOCI। इंडिया इज नॉट लेक्स लोसी मीन्स वी डोंट हैव, सिंपली मीन्स आपके शब्दावली में आम बोल चालती लेक्स लोसी का मतलब है कि वी डू नॉट फॉलो द यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसकी बात आप की जा रही। जब एक संविधान है तो अलग अलग कानून, वो क्यों है? सो बट इन इंडिया वी आर नॉट अ लेक्स लोसी कंट्री, मीन्स वी डू नॉट फॉलो the uniform civil code, rather we have our personal laws according to our religion, ठीक है? अब ये जो स्टेटमेंट है, ये सवाल आ सकता है, आप आया भी है, व्हाट डू यू मीन बाय इंडिया इज नॉट ए लेक्स लोसी कंट्री? तो इसके दो मतलब है। मतलब नंबर एक ये है कि एक तो माइग्रेशन, अगर हमने माइग्रेट कर लिया फ्रॉम उत्तर प्रदेश टू, हम चले गए आसाम, तो क्या इम्पैक्ट होगा? और दूसरा है डोमिसाइल। हम दिल्ली के निवासी, कहीं का भी डोमिसाइल मिलने के लिए कुछ शर्तें होती हैं। आपने देखा है कि मेडिकल, इंजीनियरिंग या नौकरियों में वो कहते हैं जी इतने सीट्स तो डोमिसाइल के लिए रिजर्व है, या इस एग्जाम में जो उत्तर प्रदेश का बासिंदा है, निवासी है, वही बैठ सकता है, ठीक है? या उसको क्या कहते हैं, प्राथमिकता मिलेगी एडमिशन में। तो हमको जब हम कह रहे हैं कि लेक्स लोसी नहीं है इंडिया, तो हमको इस स्टेटमेंट का दो मतलब से, दो एंगल से स्टडी करना होगा। एंगल नंबर 1 चेंज ऑफ द डोमिसाइल, एंड एंगल नंबर 2 इन रेस्पेक्ट ऑफ द माइग्रेशन, दैट इफ द पर्सन इज माइग्रेटिंग फ्रॉम वन टू अदर। इसका मतलब अगर हम प्राइम फेसाई देखें इस चीज़ को, तो इसका मतलब हम ये सिर्फ कहने की कोशिश कर रहे हैं, या इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ एक है कि एक हिंदू पे हिंदू लॉ ऑपरेट होता है और एक मुसलमान पे। ये प्राइमा फेसी है जो आप लोग अभी तक कह रहे थे। यस, ऊपर से लगता ऐसा ही है कि एक हिंदू पे पूरे देश में हिंदू लॉ लागू होता है, एक मुसलमान पे पूरे देश में मुस्लिम लॉ लागू, लगता ऐसा ही है, प्राइमा फेसी है। लेकिन है क्या, आइए देखते हैं। तो प्राइमा फेसी एक हिंदू जो है इज गवर्न बाय द हिंदू लॉ, इसलिए एक व्यक्ति जो हिंदू है वो चाहे बंगाल में रह रहा हो, चाहे वो आसाम में रहेगा। तो हमने पीछे पढ़ा था डिफरेंट स्कूल्स ऑफ लॉ, तो बंगाल और असम में कौन सा स्कूल ऑफ लॉ लागू है, कोई बताएगा मुझे? काफी पहले हमने ये क्लास में डिस्कस किया था। गिव मी आंसर। प्राइमा फेसाई आप ये कह रहे हैं कि हिंदू लॉ से गवर्न होगा पूरे देश, और आप ही कह रहे हैं कि वी हैव 7 और 8 स्कूल ऑफ लॉ, मिताक्षरा, दया भागा, और आप ये कह, यस, वेरी नाइस शौर्या जी। सो इन आसाम and West Bengal part, you know the law, the school of predominant school of thought is दया भागा। जबकि एक आदमी जो महाराष्ट्र में रह रहा है, मुंबई में रह रहा है, उसके ऊपर कौन सा कानून लागू है? अब आप जानते हैं अंदर हिंदू लॉ इट्स ए डिफरेंट लॉ अंडर विच महाराष्ट्रियन इज रूल्ड, ठीक है? अब क्या होगा? तो आपने इस तरह से देख लिया कि अंदर हिंदू लॉ ऑल्सो देयर आर डिफरेंट स्कूल ऑफ लॉ। बनारस आ जाइए तो फिर आपका वहां पे मिताक्षरा चलेगा,
महाराष्ट्र चले जाइए तो इट्स डिफरेंट लॉ। अब सवाल ये उठता है कि ऐसी हालत में एक हिंदू बनारस छोड़ के असम और बंगाल पहुंच जाता है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए, एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि माइग्रेशन भी या चेंज ऑफ डोमिसाइल भी दो तरह के हैं। अगर तो वो देश बदल रहा तो ऑब्वियस है वो जिस देश का निवासी होगा, जहाँ जाएगा, अगर अपना वो सिटीजनशिप भी ले लेता है या नौकरी भी करने जाता है या वो वहाँ एज ए डिपेंडेंट जाता है कि उसके हस्बैंड नौकरी कर रहे हैं, वो एज ए वाइफ जा रही है वहाँ, तो ये तो इसमें तो कोई दो मत नहीं है कि उस देश का कानून लागू होगा। बट दैट इज इन केस ऑफ चेंज ऑफ कंट्री, इट इज़ वेरी ऑब्वियस। बट यहाँ पे जो सवाल है अभी, वो सवाल है कि नहीं, देश नहीं बदला है, अपने ही देश में धर्म नहीं बदला है। अभी तक हमने क्या देखा, इफ देयर इज ए चेंज ऑफ रिलीजन देन देयर इज इम्पैक्ट। बट हियर धर्म नहीं बदला है, देश नहीं बदला है, वह व्यक्ति एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहा है। और आप खुद ही कह रहे हैं कि दोनों राज्य में अलग अलग स्कूल ऑफ लॉ इज इन प्रैक्टिस। अब इस व्यक्ति पे ये तो आपने मान लिया इट विल हैव इम्पैक्ट। अब हमको यह देखना है कि इस व्यक्ति पे वो कैसे लागू होगा, होगा ही या नहीं होगा। लव जिहाद के केस में मैंने आपको चेंज ऑफ डोमिसाइल करके या चेंज ऑफ इमिग्रेशन प्रूव कर दिया कि कैसे पूरा का पूरा कानून उल्टा खड़ा नजर आया। तो इट इज जस्ट नॉट इन केस ऑफ लव जिहाद, इट इज ऑल्सो इन केस ऑफ अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द लॉ। लव जिहाद तो यूपी में था, उसको तोड़ने के लिए आप दिल्ली आ गए, हिमाचल को तोड़ने के लिए आप वहां चले गए, पंजाब चले गए, जम्मू कश्मीर चले गए। लेकिन यहाँ पे एक नॉर्मल डे टू डे लाइफ में नौकरी करने के लिए, जॉब के लिए, व्यवसाय के लिए, बिजनेस के लिए आप स्टेट चेंज करते हैं तो आपको मालूम है कि वेस्ट बंगाल और असम में दया भागा है और आप मिताक्षरात की तरफ से जा रहे हैं, तो आप पे कैसे इम्पैक्ट करेगा लॉ। इंटरेस्टिंग है, जानना चाहेंगे। अभी तक तो आप लोग कह रहे थे कि सर नहीं, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है, कोई नई चीज़ मिल रही है आप लोगों को। अरे कुछ हमें भी टॉनिक देते रहो बीच बीच में तुम लोग यार, तभी तो समझ में आएगा कि मैं कहीं ओवरबोर्ड तो नहीं जा रहा हूँ, मैं ऊपर तो नहीं जा रहा हूँ, मैं आपके साथ हूँ और आप मेरे साथ हैं क्लास में। ये इंटरेस्टिंग है, ये विषय महत्वपूर्ण है। इंटरेस्टिंग से भी मेरा ज़्यादा सवाल है कि महत्वपूर्ण भी होना चाहिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो बार बार आपके कौस्तुभ जी और ओझा सर बात करते हैं कि हम जो आपको यहाँ दे पाते हैं या दे रहे हैं वो कोचिंग में नहीं मिलेगा। 2-3 लाख 5 लाख रुपए खर्च करके वो स्कूल कॉलेज में भी नहीं मिलेगा। मैं किसी के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा, बट दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ सो मेनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। ये वहाँ से आता है और मैं आपका प्रश्न पत्र देख के आता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आइए हम माइग्रेशन को डिफाइन करते हैं। व्हाट इज माइग्रेशन, हमें पता तो होना चाहिए माइग्रेशन है क्या, तभी तो इम्पैक्ट। जैसे रिलीजियस कन्वर्जन हमने डिफाइन कर लिया, अपना धर्म छोड़ के दूसरे धर्म में जाएगा तो वो धर्म परिवर्तन माना जाएगा। थैंक यू सुनीता जी, थैंक यू रितेश प्रताप जी, तो स्वाति जी थैंक यू। इससे पता लगता है कि क्लास मेरे साथ है और मैं क्लास के साथ हूँ, ठीक है। तो जो माइग्रेशन है वो है कि जब एक हिंदू देश के भीतर ही अपना शहर या अपना राज्य छोड़ करके वो दूसरे राज्य में जाता है। ये मेरी बात ध्यान से गौर से सुन लेना, अगर तुम चाहते हो तो मैं रिपीट करने को तैयार हूँ। देख लो, आपने कहा प्राइमा फेसाई कि सर
इंडिया इज ए लेक्सी लोसी एज फार एज रिलीजन इज कंसर्न। एक हिंदू बनारस से उठ के असम भी जाएगा तो कोई फर्क नहीं है। थोड़ी देर के बाद आपने मेरी बात मान ली, धन्यवाद आप सब। क्यों मेरी बात नहीं मानी, आपने कानून की बात, ठीक है। जहां आप ये कह रहे हैं कि हाँ सर हम भूल गए थे, आपने पढ़ाया था और हमने भी पढ़ा था कि भाई हमारे यहाँ तो महाराष्ट्र में दूसरा लागू है और साउथ इंडिया में दूसरा हिंदू सिस्टम लागू है और नॉर्थ इंडिया में अपना दूसरा लागू है और बंगाल और वेस्ट बंगाल में दूसरा लागू है। उनकी शादियाँ अपने तरीके से होती हैं, उनकी अपने तरीके से होती हैं, हमारी अपने तरीके से, और सबको मान्यता है। बिकॉज यू नो वन ऑफ द सोर्स ऑफ द लॉ, when we were discussing the various sources of the law, then you have learned that the customs are the source of the recognized source of the law. Even when the law is silent and then there is a custom which can be proved, then it has the status of above the law. आपने ये पढ़ा है, माना है, सीखा है, यहाँ भी क्लास में भी। तो ये सारे स्कूल ऑफ लॉ फॉर वन सिंगल कम्युनिटी हिंदू इज वैलिड। नाउ अ पर्सन इज माइग्रेटिंग, सो सवाल है कि बनारस वाला व्यक्ति अगर चेन्नई चला गया तो उसके ऊपर कौन सा कानून लागू होगा? बिकॉज ही हैज माइग्रेटेड फ्रॉम ए प्लेस where Mitakshara was practiced. Now he is in a state or a place where there is some other form of Hindu law is being practiced. What would be applicable on him in case of his marriage, his inheritance, his divorce? ठीक है, सवाल समझ में आ गया? तो note it down. अगर विद इन द कंट्री मेरा माइग्रेशन है तो along with me I will carry my personal law. क्लियर? बनारस के पंडित जी अपना टीक, अपना चंदन, पटाखा, अपना श्लोक, अपना गंगा स्नान, अपना लोटा लकुटिया लेके ही जाएंगे और वो अपने पूजा पद्धति के हिसाब से ही शिव भगवान की पूजा करेंगे। आपने सुना होगा कि साउथ में रावण पूजे जाते हैं, लेकिन बनारस के पंडित जी वहां जाके या उनको मजबूर नहीं किया जा सकता रावण की पूजा करने की। वो अपनी ही पूजा पद्धति के हिसाब से पूजा करेंगे, शादी विवाह करेंगे, उनके डाइवोर्स होंगे। सो अ पर्सन इन केस ऑफ द इंटरनल माइग्रेशन विद इन द कंट्री विल कैरी हिज पर्सनल लॉ। अब प्रायोगिक तौर पे या प्रैक्टिकल देखो तो ऐसा ही होता है, लेकिन आपने कभी ध्यान नहीं दिया। मैंने जरा सा सवाल घुसाया, घुमाया, आप लोग घूम गए। भैया ये तर्क शक्ति, तर्क बुद्धि को खुला रखो, आँख खुला रखो, चक्षु खुला रखो। हर चीज नहीं तैयार करके जा सकते, सवाल घुमाए जा सकते। तुम सोचो ना कि तुम चले जाते हो बनारस से बंगाल में, तो तुम तो शादी भी अपनी स्थानीय लड़की से ही करते हो और स्थानीय परंपरा के हिसाब से ही करते हो। अगर तुम्हारे यहाँ तिलक होती है पहले, अब बंगाली शादी तो डिफरेंट है, पंजाबी शादी से डिफरेंट, वहाँ तो भांगड़ा होता है, तुम्हारे यहाँ थोड़ी भांगड़ा होता है, तुम्हारे यहाँ सोहर गाया जाता है, ठीक है ना, गाली गाई जाती है। तुम्हारे अपने पंडित जी जैसे पूजा कराते हैं, तिलक होगा और क्या होगा, जो भी वो पूरा रिचुअल्स है तुम्हारे अपने फॉलो करते हो। सो कमिंग टू द कंक्लूजन, द लास्ट पॉइंट, दैट विद इन द कंट्री इन केस ऑफ द इमिग्रेशन अ पर्सन वुड कैरी हिज पर्सनल लॉ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं और क्या क्या होगा। लेकिन अब ये सीधा जवाब, अब मैं इसको फिर घुमाता हूं। सी लॉ हर जगह पेंच, जब तक लॉ को पेंच दर पेंच नहीं तोड़ोगे, जैसे मैं कहता हूं कोई कानून नहीं है, किसी कानून का कोई मतलब नहीं। देख लिया ना लफ्जात का तो
देख लिया ना, इलाहाबाद हाई कोर्ट एक डिसीजन देता है फिर उलट देता है। हर 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 सवाल के पीछे एक सवाल, एंड दैट काइंड ऑफ खुराफाती ब्रेन तुम्हारा हो तो तुम लॉ में आना, मजा तो आएगा खूब, लेकिन ब्रेन खुराफाती चाहिए हर वक्त, उछल कूद करने वाला दिमाग चाहिए, इसको बहुत तेज करना पड़ो, साफ करना पड़ेगा। ठीक है, देखो हमारे पास कैसे कैसे लीगल लिमिनरीज हुए, कैसे कैसे विद्वान हुए। तो अब सवाल है कि मैं बनारस से मेरे दादाजी उठे और वो बंगाल में जाकर बस गए। नाउ इट इज थर्ड और फोर्थ जनरेशन। अब क्या होगा? My Dadaji was the local domicile of Banaras. I am the fourth generation in West Bengal. अब क्या होगा? अब एक विवाद हो गया। अब मैं कहूंगा आई एम कैरिंग माई पर्सनल लॉ फ्रॉम बनारस, सामने वाला कहेगा 4 जनरेशन से तो तुम यहाँ रह रहे हो और बात करोगे बनारस की, खाओगे यहाँ है, और यहाँ जय दीदी बोलने की जगह तुम जय शिवा बोलोगे, नहीं चलेगा, भागो यहाँ से। जो प्रॉब्लम महाराष्ट्र में, बिहारी भागो, उड़ाबिया भागो, यहाँ रहना है तो जय मराठा बोलना पड़ेगा, आमची मुंबई बोलना पड़ेगा। देयर इज द कॉन्फ्लिक्ट, देयर इज द लॉ। आम भाषा में तो वो ठीक है, पुरबिया भागो। कॉन्फ्लिक्ट कहाँ है? कॉन्फ्लिक्ट वहां है कि that person starts bringing his personal law while dealing or living in the Maharashtra. So the law about this is also very clear. The law says कि yes, in case of migration, it is the personal law which would be applicable on the person, but अगर वह व्यक्ति लंबे समय से वहां रह रहा है और बाकी सारे मामलों में उस पर स्थानीय कानून लागू हो रहे हैं, तो वो अपनी सुविधा के लिए कभी ये कानून और कभी वो कानून नहीं करते। अगर वो लंबे समय तक रह रहा है, फोर्ड जीवन है और वो स्थानीय जीवन पद्धति को स्वीकार कर चुका है और स्थानीय कानून को वह मान चुका है, then he would be subject to the local law. But that needs to be proved. वो ऑटोमेटिक नहीं होगा। जो सामने वाला उस व्यक्ति पे लोकल लॉ में कानून कार्रवाई चाहेगा, उसको इसके प्रूव करने की जिम्मेवारी उस व्यक्ति की, उस सरकार की होगी, उस संस्था की होगी। ये अजय पांडे जी रहने वाले तो बनारस में हैं, लेकिन इनके दादाजी ऐसे 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 और ये ऐसे ऐसे, और ये फैमिली ट्री, और इन्होंने मराठी लड़की से शादी करी है, और ये है और वो है, और मराठी कानून के तहत इनकी पत्नी मान लो कोई एक ऐसे रिजर्व कैटेगरी से आती है और उसके तहत वो नौकरी कर रही है, तो उत्तर प्रदेश में या बनारस में तो वो जाती ही नहीं होती, तो रिजर्वेशन का लाभ ले रहे हैं यहाँ। तो मतलब दैट इज टू बी ट्रू, बट द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू मेक क्लियर इज इन जनरल prima facie in case of change of domicile, change of migration, a person carries his personal law, but if he has adopted the local law, then he chooses to carry his personal law and the actions, or he is subjected to the regulations or jurisdiction of the local law, but that is not suo moto, that needs to be proved that he is part, he has acceptance. Acceptance का कोई प्रूफ सामने वाली पार्टी को लाना होगा। ठीक है, तो आज सारे सवाल के जवाब मिल गए आपको और हम पहुंच भी गए। अभी we will continue with this migration. It is not so simple, and then we will take up in next class, that is tomorrow, the domicile, that how the change of the domicile affects the law,
change of the religion we have discussed in quite detail. ठीक है, तो अब तो आप लोग कल से क्लास में आना मत, लव जिहाद की शादी कराना, 1-1 लाख रुपए फीस लेना, ठीक है। और जवाब मिल गया। पॉलिटिकली बेंट ऑफ माइंड के जो हमारे इलाहाबाद के क्रांतिकारी दोस्त हैं, तो भाई यार सर इसमें योगी और केजरीवाल का क्या करा रहे हैं, तो वो भी मिल गया। कल से मत आना, ध्यान रखो। इससे भी एक इंटरेस्टिंग सवाल है जिस पे कल बात करूंगा। कल का पोस्टर देखना, कल समय अगर मिलेगा तो पोस्टर बदलूंगा, नहीं तो उसी टॉपिक पे ये मामला चलेगा, ठीक है। अभी बहुत सवाल हैं, इसका जवाब तुम्हें ढूंढना है, ठीक है। धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि। थैंक यू स्वाति, थैंक यू राजन जी।